गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फाइन। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो टर्म्स हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले हम आपको नेशनल इनकम समझाते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है बेटा, जितनी भी हमारी कंट्री में इनकम अर्न होती है, ठीक है ना, फैक्टर इनकम अर्न होती है, यानी कहीं ना कहीं आप एंगेज हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो फैक्टर इनकम अर्न कौन करे? ओनली बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के नागरिक हैं, अगर वो करते हैं उस इनकम को अर्न। फिर वो इनकम चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर से रहकर कमा रहे हो, चाहे कंट्री के बाहर गए हो कहीं कमाने के लिए, ठीक है। उस इनकम का जब हम टोटल करते हैं फैक्टर इनकम का, देखो इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है। नेशनल इनकम सम है, टोटल है, किसका? फैक्टर इनकम का। किसकी फैक्टर इनकम का? नॉर्मल रेजिडेंस की फैक्टर इनकम का। और जो नेशनल इनकम है ये नहीं कि हर रोज़ कैलकुलेट होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। साल में एक बार, सालाना अकाउंटिंग ईयर आपको बहुत अच्छे से पता है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। और जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, अगर उन्हें नहीं पता कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग ईयर, तो बेटा इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। और ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो 31 मार्च के टाइम, मतलब मार्च के एंड में ही इसका कैलकुलेशन होता है कि भाई हमारा जो साल बीत चुका है उस साल में हमने कितना पैसा कमाया, व्हाट इज़ आवर नेशनल इनकम। और वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम सारी फैक्टर्स इनकम लेते हैं। और वो फैक्टर्स इनकम किसकी होती है? सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस की। वो नॉर्मल रेजिडेंस या तो हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी हमारी कंट्री के अंदर है, या हमारी कंट्री के बाहर है, इट डजेंट मैटर, ठीक। तो नेशनल इनकम में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, फैक्टर इनकम और दूसरा क्या आया? नॉर्मल रेजिडेंस। ये मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये कहता है कि इन द अबव डेफिनेशन देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो ये समझना है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, दूसरा ये समझना है कि किन को हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री में काउंट करेंगे, कौन हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट है। तो ये 2 कंसेप्ट अब आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगी कि व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड हु आर कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री। फाइन। तो पहले हम आते हैं फैक्टर इनकम पे। फैक्टर इनकम पेमेंट है जो कि कौन पे करता है? प्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसर्स पे करते हैं। किसको पे करते हैं? हाउस होल्ड्स को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि हाउस होल्ड्स की सर्विसेज यूज़ करी है उन्होंने। हाउस होल्ड्स कौन कौन सी सर्विसेज देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विसेज हाउस होल्ड देता है प्रोड्यूसर्स को। उसके बदले में प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? क्योंकि जब वो उनसे सर्विसेज ले रहे हैं तो फ्री में तो नहीं लेंगे ना, उसके बदले में उन्हें पेमेंट करेंगे। अगर आप किसी की लैंड यूज़ कर रहे हो तो उसको रेंट पे करोगे, लेबर के लिए एज अ लेबर यूज़ कर रहे हो तो उसको वेजेस पे करोगे, कैपिटल ले रखी है आपने तो उनका इंटरेस्ट दोगे। एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम करें तो उसके बदले में क्या एक्सपेक्ट करोगे? प्रॉफिट। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स। जिसके पास आ रहा है पैसा उसकी इनकम है वो, और उसी इनकम को हम इंक्लूड करते हैं वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है ना। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं और हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी रूप में, उनके यहाँ एज एन अकाउंटेंट जॉब करके या एज अ प्रोडक्शन मैनेजर जॉब करके, कुछ भी आपने कुछ भी कोई सर्विसेज दी है प्रोड्यूसिंग यूनिट को अपनी, तो उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, सैलरी के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में, या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब पैसा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में काउंट होगा। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है व्हेन वी आर गिविंग सर्विसेज टू एनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन एनी फॉर्म। किसी भी रूप में अगर हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है? इनकम मिलती है प्रोड्यूसर्स से। और वो इनकम हमारी किस में काउंट होगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। जैसे कई सारी यूनिट्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, वो क्या करती हैं? अपने एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस तो देती ही हैं, उसके अलावा अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फ़ीस कंपनी पे कर रही है। साल भर का मेडिकल क्लेम आपसे मंगवा लिया कि भाई आपने कितने तक का आपका मेडिकल लगा, दवाइयाँ वगैरह कितने तक की आई हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको वापस कर दिया कि भाई चलो इतना 50% हम पे कर देंगे। या आपको साल में एक बार LTA मिल रहा है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, की आप साल में 10,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, कहीं भी जाइए वहाँ घूम के आइए, 10,000 तक का खर्चा हम बियर करेंगे, ठीक है ना। TADA देता है। तो ये सब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्यों दे रही हैं आपको? क्योंकि आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, फ्री में तो नहीं दे रही, हर किसी को तो नहीं बांटते वो सर्विसेज। तो ये सर्विसेज हमें सिर्फ इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम उनके यहाँ एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें वो इतना सब कुछ पे कर रहे हैं। तो वो सब COE का पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है, और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिर
रेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर द यूज़ ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अगर किसी की लैंड है, काफ़ी बड़ी स्पेस है और वो किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने लीज़ पर ले लिया, रेंट पर ले लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 50 साल तक हम यूज़ करेंगे या 100 साल तक हम यूज़ करेंगे, तो वो लीज़ की ज़मीन उनकी नहीं हो गई, वो तो उधार है, रेंट पर है ना। तो वो हर महीने या हर साल उनको क्या पे करेंगे, लैंड ओनर को रेंट पे करेंगे। तो क्योंकि हमारी ज़मीन वो यूज़ कर रहे हैं उसके बदले हमें रेंट दे रहे हैं, तो ये भी हमारी इनकम है, इसको हम इंक्लूड करेंगे वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फिर इंटरेस्ट। अगर हमारा पैसा, भाई देखो हाउस होल्ड सेक्टर डायरेक्ट कंपनी पैसा लगाता है क्या? कभी कंपनी चलाने के लिए लगा भी सकता है और नहीं भी। या तो अपनी सेविंग्स आप क्या करोगे, बैंक में डालोगे, और बैंक जो लोन देता है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को अपनी जेब में से नहीं देता, जो उसके पास डिपॉजिट्स आते हैं, हम लोग अपनी सेविंग्स डाल रहे हैं, हम जैसे कई करोड़ लोग सेविंग्स डाल रहे होंगे, तो उनके पास तो कई करोड़ के डिपॉजिट्स हो गए, तो वो डिपॉजिट्स बेकार है, पढ़ाई तो हुआ है, किसी ज़रूरतमंद को क्या कर दिया, बैंक ने दे दिया लोन, तुम्हें तुम्हारा ब्याज मिल रहा है डिपॉजिट का, उनसे वो ब्याज ले रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जब तक अपना जमा पैसा बैंक के पास नहीं डालेगा, बैंक्स आर नॉट एबल टू गिव लोन टू एनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फाइन। तो बैंक्स की जो लोन लिमिट होती है दैट वाज टोटली डिपेंड ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। या तो एक तरीका ये है, या फिर कई बार हमने सुना है शेयर मार्केट का नाम। शेयर मार्केट में जहां हम अपने हिसाब से जिस कंपनी में चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय परचेजिंग द शेयर्स परचेज करके। तो उस शेयर्स को परचेज करके हमारी क्या इनकम हो रही है, हमें उस बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इनकम, क्लियर। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, या तो पैसा बैंक में डाले तो बैंक वाले देंगे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को ताकि प्रोडक्शन लेवल राइज हो सके, और या फिर खुद कस्टमर हाउस होल्ड सेक्टर खुद परचेज करे शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, विद द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले में डिविडेंड, फाइन। तो ये हो गया। फिर प्रॉफिट यानी अगर आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कोई फर्म रन कर रहे हो, आप ऑनर हो उस फर्म के, तो वो तो आप हाउस होल्ड सेक्टर का ही पार्ट। आपने इतनी मेहनत करी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकम के रूप में, प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट भी नेशनल इनकम में काउंट करा जाता है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर इनकम, क्योंकि इन सब में आप कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे हो प्रोड्यूसर्स को, और उसके बदले में आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो वो पैसा हमारी फैक्टर इनकम है, और वो उस फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नाउ एक होता है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, यहाँ जो आपने फैक्टर इनकम पढ़ा, वहाँ तो आपने कुछ ना कुछ यूज़ करा, हेल्प करी किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की, ताकि वो प्रोडक्शन अपना कर सके, जैसे कि बीइंग अ लेबर, या आपने रेंट दे दिया, लैंड ही दे दिया अपना, या अपना पैसा जमा पैसा बैंक में डाल दिया ताकि प्रोड्यूसर्स को लोन मिल सके, या फिर आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इतनी मेहनत कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो आपने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करा ना, तभी तो यूनिट्स प्रोड्यूसिंग गुड्स सोसाइटी के अंदर आपके कंट्रीब्यूशन से अगर गुड्स प्रोड्यूस होता है, और उस कंट्रीब्यूशन के बदले में अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम है। लेकिन आपने कहीं कोई कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में कि गुड्स प्रोड्यूस हो सके, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर भी पैसा आपके पास आ रहा है विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फिर भी पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो हमारी इनकम ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। और उस ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए बच्चे के, तो गवर्नमेंट उस बच्चे के अकाउंट में स्कॉलरशिप दे रही है हर महीने की, भाई 1000, 1200 और 1500 रुपये की स्कॉलरशिप है आपकी, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके पैसों की वजह से। या कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए तो उस कॉलेज के जो ऑनर है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ठीक है, अच्छा बच्चा, होशियार बच्चा अच्छा है, अच्छी रैंक लाता है, तो कॉलेज का नाम होगा पूरे देश में, तो इसलिए हम आपको फ्री कर रहे हैं पढ़ाई, या फ्री करो, हम खर्चा हम उठाएंगे आपका, दैट इज़ कॉल्ड स्कॉलरशिप। तो ये इस टाइप का पैसा हमारा ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है। ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट अपने आप से उन लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को उनके अकाउंट में डाल देती है पैसा, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, ठीक है, कहीं से गिफ्ट मिल गया, ग्रांट्स, डोनेशंस, तो ये सब चैरिटी, ये सब हमारा ट्रांसफ़र इनकम में आती है, क्योंकि इस इनकम, ये ऐसी इनकम है जिसका कंट्री की प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र इनकम हमारी कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि फैक्टर इनकम वो इनकम है जिसका हमारी कंट्री के जीडीपी में क्या है, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है, फाइन। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक, हु आर कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में सिर्फ वही लोग काउंट करे जाएंगे जो
हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, जिनका कंसर्न हमारी कंट्री के लिए ही है, फाइन, हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, वहीं पैसा कमा रहे हैं, वहीं पैसे को खर्च कर रहे हैं, यानी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री के लिए है। और लेकिन उसका टाइम पीरियड है फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हो और वहीं पे आप पैसा कमाते हो, उस पैसे को वहीं खर्च कर देते हो, तो आप उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट करे जाओगे जिस कंट्री में आप हो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से कम के लिए गए हो, वहीं पैसा कमाया, खर्च करा, लेकिन टाइम पीरियड इज़ लेस देन 1 ईयर, तो इट मीन्स यू आर नॉट कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ दैट कंट्री वेयर यू आर। जहाँ पर आप थे वहाँ के आप नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं करे जाओगे, ठीक है ना। तो कौन नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट होता है, कौन नहीं काउंट होता है, उसका नीचे डिफरेंस भी शो हो रहा होगा आपको कि इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, अगर फॉरेन एम्बेसीज है यानी बाहर के एम्बेसीज हमारे इंडिया के अंदर है, उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि अगर हम किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन उस फॉरेन कंट्री का रेजिडेंस में काउंट होंगे, हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया में ही काउंट करे जाएंगे। सेम इंडियन एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर अगर फॉरेनर्स काम करते हैं, उसी कंट्री के लोग काम करते हैं, तो वो भी हमारी रेजिडेंशिप में काउंट नहीं होंगे, दे आर नॉन रेजिडेंस, ठीक है। अगर कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंडिया में लोकेटेड है और वहाँ इंडियंस काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉर्मल रेजिडेंस। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया के बाहर है और वहाँ फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, या इंडिया के अंदर ही है, वहाँ फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उस कंट्री के लोग ही काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री। तो दीज आर द पॉइंट्स विच शो अस कि हु आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, तो ये सब हमें पता होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम नेशनल इनकम जब निकालें तो इन बातों का ध्यान रखें। क्लियर क्लास। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करा मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, उसके साथ साथ कि व्हाट इज़ फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंस। थैंक यू क्लास।